हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम पेपर 2 का यानी कि 6 से 8 का 2011 का पेपर देखेंगे। इसमें हम सीडीपी का सेक्शन देखेंगे, यानी कि हमने जो 2011 का पेपर देखा है, 2011 का पेपर 1 देख लिया, 2012 का पेपर 1 देख लिया। अब देखेंगे हम 2011 का, क्योंकि ओल्ड पेपरों का जो महत्व है वो इतना महत्व है सीटेट पास करने के लिए जितना कि एक शादी में कार्ड छपना। ठीक है बच्चों, यानी कि शादी में अगर दुल्हन या दूल्हा नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। इस तरह से अगर ओल्ड पेपर नहीं होंगे तो एक तरह से सीटेट का पास होना भी मुश्किल है। आप मेहनत, यानी कि बहुत सारे बच्चे बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, और कुछ होते हैं स्मार्ट वर्क करके ही अपना सीटेट पास या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि ओल्ड पेपर पढ़िए, ओल्ड पेपर पढ़िए। और ओल्ड पेपर सीटेट के इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि 75 नंबर इसी पेपरों से आते हैं। ठीक है बच्चों, भले ही क्वेश्चन रिपीट ना हो, क्योंकि पेडागोजी साइकोलॉजी एक जैसी होती है, एक जैसा सिलेबस रहता है और उसका आना संभाविक होता है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओल्ड पेपर की बुक ले लीजिए, ओल्ड पेपर की। और आपको ये जो बुक है, जैसे ये वाली बुक है, इसमें 2011 से लेकर 2022 तक के जो अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो सारे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो जाकर वहाँ से आप बुक को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि सबसे पहला सेक्शन देखते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी कि सीडीपी का सेक्शन देखते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है, आपको पता ही है सबको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या कहता है, शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबंधित करने वाली बात कही गई। यानी कि आपको पता होगा भाई, विकास का सिद्धांत आपको पता है, विकास हो गया एक, वृद्धि हो गया। वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक सर्टेन टाइम पर आकर रुक जाती है, बल्कि डेवलपमेंट चलता रहता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? विकास की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह। इस तरह की बात है, चाहे कोई भी हो। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं साइंस और मतलब खासकर पेपर 2 में, कि लड़कियां मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकती, बल्कि लड़के मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। तो पेपर 2 में ये ध्यान रखना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह का, और ये साइंस और एसएसटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो वही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, यानी कि वो उसकी जिज्ञासा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? उसके जिज्ञासा स्वाभाविक प्रोत्साहन करेगी और उसका ऊर्जा को सही दर्शाती। यानी कि आपने देखा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे तो बच्चे भाई, आप देखिए, यानी कि एक खिलौना लाते हैं, वो गाड़ी आपने देखी होगी, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, जिसमें लाइट भी जलती है और रिमोट कंट्रोल से गाड़ी भी चलती है। तो पहले तो वो एक दिन खेलेगा, खेलने के बाद अगले दिन उसे घुमा फिरा के देखेगा कि गाड़ी में कैसे चल रहा है। फिर देखेगा उसमें सेल है, सेल निकाल लेगा। फिर उसके सारे पुर्जे तोड़ फोड़ के उस चीज़ को देखेगा कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। जिसलिए इसलिए बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी गई है। ये ध्यान रखना, लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा इसी चीज़ के लिए दी गई है, क्योंकि वो बच्चा अपनी जिज्ञासा और एक, जैसे साइंटिस्ट खोज करता रहता है, वैसे ही बच्चा खोज करता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्रिस्टिनो अप क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्रीय भ्रमण ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो वो क्या कर रही है? सीखने का अवलोकन कर रही है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, पेपर 2 में आप ये ध्यान रखना, साइंस हो, पेपर 1 में चल जाएगा, पेपर 2 में जहाँ पर भी इस तरह की बात आए तो क्षेत्रीय भ्रमण इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे आंसर हो, क्षेत्रीय भ्रमण इंपॉर्टेंट है। और सीखने का आंकलन किस लिए? क्योंकि वहाँ पर आप खुद ही जाएंगे, यानी कि आप घूमने जाते हैं और घूम के आने के बाद आपसे कोई पूछने लगे कि वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पे क्या था। आपने जैसे यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो ट्रैवल की वीडियो बनाते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं। इसलिए बताते हैं जिससे वो सीखने का आकलन वाले की बात हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रति एक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है भाई, आपको भिन्न बात नहीं करनी, यानी कि कोई भी स्टूडेंट भिन्न नहीं होता या अलग नहीं होता। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रोत्साहन का एक समान नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। भाई व्यक्ति भिन्न हो सकता है पर आपके हिसाब से सभी स्टूडेंट एक जैसे हैं, यानी कि आपको उनमें भेदभाव नहीं करना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, चाहे वो अच्छी बुद्धि वाला हो, मतलब एक तरह सुपर आईक्यू वाला हो चाहे नॉर्मल आईक्यू वाला हो, आपको किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। एज ए टीचर ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए तो किसके लिए? शिक्षकों को प्रश्न संकेत और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। भाई याद करने वाला आपको पता ही है कि नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। टैग वर्ड इंपॉर्टेंट है, टैग वर्ड आपको याद करने होंगे। जब आपका सीटेट होगा उससे मैं कुछ दिन पहले आपको टैग वर्ड की वीडियो या फिर उससे पहले आपको टैग वर्ड की वीडियो ज़रूर करा दूँ, क्योंकि टैग वर्ड इम्पोर्टेंट है किसी भी सीटेट के लिए, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, और हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड अलग अलग है। बस याद करना, रटना, ये वाले टैग वर्ड सब में मिलेंगे, तो वो कॉमन टैग वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो वो है सत्र परीक्षण, यानी कि सत्र परीक्षा जो होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट देखिए, एफ ए मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, एस ए मतलब समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि बीच बीच में उसका आकलन करना, और समेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है एक समय अवधि के बाद पूरा आकलन करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। वैसे तो आपने बीएड या डीएड में पढ़ा होगा, पर इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषीय विशेषता को डैश देखा जाता है, तो वो एक तरह से अवसर के रूप में देखा जाता है, यानी कि क्या होगा? विद्यार्थी जीवन में समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तता या रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या कह रहा है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, क्या होता है? किशोरी अवस्था के दौरान, यानी कि किशोरी अवस्था में आपको पता होगा, भाई आप भी किशोर अवस्था से निकले हैं। किशोर अवस्था में आपको ये कहा जाता है कि यहाँ नहीं जाना, इस तरह से बात नहीं करनी, हम समाज में क्या असर पड़ेगा, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किशोरी अवस्था में, यानी कि सामाजिक जटिलता अधिक वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अनुवांशिकता को डैश सामाजिकरण संरचना माना जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है? स्थिर सामाजिक स्तर माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म में लगभग 2 वर्ष की आयु, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस दौरान बच्चा डैश की ओर सबसे बेहतर सीखता है, तो वो इंद्रियों से सीखता है, क्योंकि इंद्रियां उसकी आँख ना, मतलब आँख से वो इशारे करता है, मुंह से बोलता है, मैं करता है, तो इसलिए वो उसकी क्या है, इंद्रियां चलती रहती हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा समझ के लिए एक शिक्षक को प्रदर्शन नहीं करता, यानी कि शिक्षक की बात के समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थी को एकाएक तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने की योग्य बनाना, यानी कि क्या ऑप्शन हो गया? अगर आपका देख लिया हो तो आपने टैग वर्ड है याद कराना, और इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा गलत, और हमारा था नहीं वाला आंसर। तो ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें खासकर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सीखने का वह यानी सीखने की वह स्थिति जो पूर्ण रूप से और अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है।
बस सीखने के सिद्धांत से व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। व्यवहार, अगर आपने व्यवहार, आपने देखा होगा कि अब सब जगह ये होता है कि व्यवहार में अपने परिवर्तन लाइए तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाओगे। तो इसलिए व्यवहारवादी चीज़ें मानी जाती हैं। व्यवहार अगर परिवर्तन होगा, व्यवहार के अवलोकन से ही आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अवलोकन ही व्यवहार आ गया तो व्यवहार आपको सीधे सीधे यहाँ भी आंसर में क्वेश्चन में मिला है, तो इसका आंसर होगा व्यवहारवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक शिक्षक अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो वो क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षियों से अलग करना। भाई आप, चाहे आपका स्टूडेंट प्रतिभाशाली हो, चाहे ना प्रतिभाशाली हो, चाहे आपका नॉर्मल चाइल्ड हो, तो स्पेशल उसको, यानी कि स्पेशल तौर पर उसका सुपरविज़न नहीं करना है, उसको मतलब मेंटोर नहीं बनना है। क्योंकि मेंटोर, अगर आप उसका स्पेशली उस बच्चे का मेंटोर बनते हैं तो आप कहीं ना कहीं सभी बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और भेदभाव कभी भी कक्षा में नहीं करा जाता। कक्षा का मतलब ही होता है कि सभी को एक समान लेके चलना, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो ऊंच जात का हो, चाहे नीच जात का हो, चाहे वो काला हो, चाहे घोड़ा हो, किसी भी बच्चे के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। क्लासरूम का मतलब ये है वन टीचर एंड सब, मतलब सभी आपके स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी 17 देखते हैं। छोटे शिक्षार्थी यानी छोटे स्टूडेंट में निम्न में से कौन से लक्ष्य पाठ कठिनाई का नहीं है? पाठन कठिनाई का नहीं है तो वो क्या नहीं है आपको पता है? देख, इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा पाठन गति और प्रवाह की कठिनाई, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। कठिनाई नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरण बच्चे के लिए सही नहीं है? देखिए सही नहीं है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि पेपर 2 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं नहीं वाले, इसलिए वो पेपर हार्ड हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का पेपर 1 पास है, पेपर 2 पास नहीं है। वो ही यही कारण है कि पेपर 2 में इस तरह की चीज़ें होती है। तो चलिए हम देखते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा के लिए सही नहीं है। जो बच्चा, आपने देखा होगा, आपने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट से भी या कहीं भी अपने दैनिक जीवन में देखना, जो बच्चा हर टाइम सफल होता रहता है, यानी कि हर टाइम पास होता रहता है और लगातार उसके अच्छी अचीवमेंट आती रहती है, तो वो सीखेगा पर इतना अनुभव नहीं होगा उसे। और जो बच्चा इस तरह का ग्राफ है, यानी कि इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह चलता रहेगा, यानी कि पास, कम नंबर, पास, फेल, पास, तो उसके जो व्यक्तित्व में अनुभव होंगे, या जिसे कहते हैं धक्के खाना, जो धक्के खाया हुआ होगा बच्चा, जिसने पूरे समाज में सारी चीज़ों को देखा होगा, उसका व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि उसके अभिप्रेरणा, उसकी मोटिवेशन, उसका सब कुछ हाई होगा। आप जैसे कहते हैं ना कि छोटी उम्र में ही उसने बड़ी उम्र के अनुभव कर लिए, वो यही है अनुभव। भाई आप जब कहीं भी चोट खाओगे किसी, आप देखिए, आपने चोट खाई तभी तो आपको पता चला कि चोट भी लग सकती है इस कार्य में। यानी कि आपने साइकिलिंग करी या फिर गाड़ी चलाई तो आपने देखा कि अगर मैं तेज़ चलाऊंगा या फिर उल्टी सीधी चलाऊंगा तो मुझे चोट लगी, तो वो अनुभव तभी तो आएगा जब आप उसको, क्या बोलते हैं, एक तरह से धक्के खाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन, आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है, तो वो किसकी ओर संकेत कर रहा है? अपने सीखने का स्वभाव परिपेक्ष करने के योग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता? तो उसका क्या होगा? व्यवहार का अध्ययन सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको एक जो मैं बात बता रहा हूँ, यानी कि पेपर, जितने भी पेपर हैं ओल्ड पेपर आप ले लीजिए, और पेपर 1 और पेपर 2 की बुक लेकर अपने पेपर को यूज़ करिए।
और ईवीएस के नोट्स भी आपको एनसीईआरटी पेड्स मिल रहे हैं, तो वो भी ले लीजिए भाई। आज के टाइम पर 118 रुपये में कुछ नहीं मिलता। और वो लेने कैसे हैं, यानी कि ये जो नोट्स हैं यानी कि क्वेश्चन पेपर है, ये आपको लेने कैसे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारी साइट पर। देखिए चलिए हम दिखाते हैं कैसे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे आप इस सेक्शन पे, यानी कि जैसे आप पेड नोट्स में पहुँच जाएंगे। देखिए ये है ईवीएस के नोट्स। ईवीएस में सारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, यानी 3, 4, 5 के पूरी एक एक चैप्टर वाइज, यानी कि 27 चैप्टर है, 27 चैप्टर के नोट्स अलग अलग हैं। ये नहीं कि बर्च करके आपको दे दिए गए हैं, सबको एक एक करके चैप्टर को एनालिसिस कराया तब आपको नोट्स दिए। फिर आपको इसके साथ साथ पेडागोजी के भी नोट्स मिल रहे हैं ईवीएस के। तो ये ध्यान रखिए आपको एक ही जगह पे पेडागोजी और एनसीईआरटी के नोट्स मिल रहे हैं। एसएसटी के आपको जल्दी मिलने वाले हैं। ये है इसका लिंक, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके पेज गेटवे पेज पे ले जाएगा। ये है पेपर 1 का। पेपर 1 के आप नोट यानी कि प्रीवियस पेपर ले लीजिए। और पेपर 1 में देखिए 2011 से लेकर 2012 तक 22 तक के सारे हैं। इसमें 22 का वो पेपर भी है जो अभी ऑनलाइन हुआ है, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें आपको भाई मार्केट में आप चले जाओ तो 400 तक की बुक हैं, सारी की सारी ओल्ड पेपर की। और उसमें भी आपको 22 तक के पेपर नहीं मिलेंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे ही आपको पेपर 2 का है। पेपर 2 में आपको क्या करना है, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं पेपर 2 की ये जो किताब है, इसमें आपको पेपर 2 में भी 2022 तक के पेपर मिलने हैं, सारे पेपर मिलने हैं। ठीक है, तो आप इसको जाकर क्लिक करके बुक ले लीजिए। एसएसटी की बुक है। एसएसटी की बुक का मतलब ये है कि आपका एसएसटी के सारे पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे को परेशान करना। आपने पैसा दिया है, आपका पैसा है, आपने एक बार पैसा दीजिए, अपने नोट सुरक्षित करिए। आज आपने पैसा दिया और जब तक आपकी ईमेल आईडी है तब तक आपके पास रहेंगे। चाहे आपके भाई यूज़ करें, चाहे आपकी बहन अब जो बीएड कर रही है वो यूज़ करे, कोई भी यूज़ करे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहुंचा देगा आपको पेमेंट गेटवे पर। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये है आपकी बुक जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या करना है, आपको ईमेल आईडी डालनी है जिस पर भी आपको क्या चाहिए, बुक चाहिए। और यहाँ पर अपना नंबर डालना है और अपना पे कर देना है 118 रुपये। भाई आज के टाइम पर मैं फिर कहूँगा, आज के टाइम पर 118 रुपये में कहीं भी ओल्ड पेपर नहीं मिलेंगे। और वो भी सी टेट के। सी टेट का ओल्ड पेपर का मतलब पता है आपको, 27 पेपर है। और 27 पेपर का सॉरी 27 बोला, 16 से 17 पेपर है। और 16 से 17 पेपर में आपको इतने सारे पेपर एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे। और बहुत से जो पब्लिशर हैं वो आपको 10 के मतलब 11 से पेपर नहीं दे रहे, 5 साल के, 10 साल के इस तरह पेपर दे रहे हैं, यानी कि पूरे पेपर नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको ये बुक ले लेनी है। और इसका लाभ आपके भाई बहन या कोई भी उठाए, वो आप अपनी ईमेल आईडी पर सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपनी तैयारी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे सीखने के, उसमें देख लिया हमने अध्ययन के। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे थे, सिद्धांत के रूप में रचनात्मक क्या है। रचनात्मकवाद क्या है, यानी कि रचना या रचनावाद, रचनात्मकता, ये सारी चीज़ें आपको एक जैसी मिलेंगी, तो इसलिए ध्यान रखना। तो इसका क्या है, दुनिया के विषय में अपने दृष्टिकोण को निर्मित करना, सॉरी निर्मित करने के लिए शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो क्या है, जटिल और समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो आपको बताइए जब अवधारणा की बात आती है तो वो क्या होती है, हमारे बौद्धिक विकास, यानी कि बौद्धिक विकास की बात होती है। देखिए ऑप्शन में आपको मैंने कंफर्म आंसर भी कंफर्म करा दी, बौद्धिक विकास की बात। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश की में भिन्न होते हैं। भाई डैश विकास की दर, सबकी विकास की दर अलग अलग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पर विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे पूछा जाए विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया।
और वृद्धि क्या है, वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। तो विकास और वृद्धि में ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चे के उच्च विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी आवश्यकता है। ये कथन क्या है, ये सारे कथन दे रहे हैं तो आपको पता है कि जो सही है ये, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंध है। भाई अब इस कॉन्सेप्ट को समझने में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, शारीरिक विकास की बात आती है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जाएगा वो स्वस्थ, यानी कि उसके आँख, नाक, हाथ, पैर, यानी कि आइज, ठीक है, आइज, हैंड, लेग्स, सारी चीज़ें उसकी क्या नाम सही होनी चाहिए। शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा जब वो खेलेगा कूदेगा, तो उसका क्या नाम शारीरिक रूप से संपन्न हो जाएगा। शारीरिक रूप से संपन्न होगा तो मानसिक रूप से संपन्न होगा। मानसिक रूप से संपन्न होगा तो फिर सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सभी रूप से संपन्न हो जाएगा। सामाजिक रूप का महत्व ये है, अगर वो सामाजिक रूप से ही शारीरिक रूप से ही संपन्न नहीं होगा तो वो सामाजिक भी नहीं बनेगा, चारित्रिक भी नहीं बनेगा, कोई सा भी उसका मतलब व्यक्तिगत और उसके चीज़ें नहीं होगी। भाई आप भी देखिए, शारीरिक रूप से जो बच्चे दिक्कत होते हैं, यानी कि जिनका डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, वो उनमें आप उनका और नॉर्मल बच्चों में थोड़ी सी अलग बात होती है। शारीरिक रूप से जो बच्चा दिक्कत होती है उसमें हीन भावना आ जाती है कि मैं समाज से अलग हूँ। तो शारीरिक रूप से जो बच्चा अलग होता है, फिर उसके खान पान में भी दिक्कत होती है। तो यही बात होती है, शारीरिक रूप से जो संपन्न होगा बच्चा, विकसित होगा, वो अन्य पक्षों के अंतर्गत संबंध आएंगे। शारीरिक के बाद उसका क्या नाम सामाजिक विकास भी होगा, फिर उसका चारित्रिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी, सारे विकास होंगे शारीरिक विकास के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मानव विकास के कुछ विशेषता सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो है प्रतिवर्ती, यानी कि प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निशक्त, यानी कि निशक्त बच्चों की बच्चों के लिए निश्चित शिक्षा का केंद्र प्रयोजन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। आपको पता है नियमित विद्यालय में भाई स्पेशल चाइल्ड की बात करिए, स्पेशल चाइल्ड यानी कि आपको जो वैसे बच्चे हैं जो आप कहते हैं जिन्हें हैंडीकैप कहेंगे, उनको भी नियमित विद्यालय में पढ़ाने वाली बात कही गई है। और वो कौन सा एक्ट है? आप पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपको एक्ट का भी पता होना चाहिए, एक्ट कब आया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सीखने की विशेषता विषय में सही है? सीखना क्या है आपको पता है, सीखना एक तरफ से क्या है, सकारात्मक, और इसका मतलब होगा सीखना सकारात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थी की संतुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? मूल्यांकन क्या होता है? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। भाई मूल्यांकन आपको पता ही है, मूल्यांकन अगर मूल्यांकन कर रहे हो तो मूल्यांकन में पहली बात होती है निदान, फिर होती है उपचार। आपको कमी पता होना चाहिए। आपने मूल्यांकन मतलब चीज़ों को समझ लिया, मूल्यांकन भी कर दिया, आपको यही नहीं पता कि उसका जो मूल्यांकन आपने किया है, मूल्यांकन में कौन सी उस बच्चे की कमी थी, आपने वो नहीं उजागर करी, ठीक है। फिर उस कमियों को निदान कैसे दिया जाए ये नहीं आपको पता, तो मूल्यांकन करके क्या फ़ायदा? कॉपी और पेन, लाल पेन घुमाना कॉपी पे कोई उपचार की बात नहीं है, या फिर मूल्यांकन करने का अच्छा तरीका नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रश्न के शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने की सीखने से समृद्ध होता है। आपको ये ऑप्शन देखिए इम्पोर्टेंट है, आपने बीएड करी है, बीएड में ये हर जगह मिलेगा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? आप सबसे पहले लेसन प्लान बनाते हैं और लेसन प्लान में क्या यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन, उसमें हम यूज़ करते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने वाली बात। आपने देखा होगा चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ा तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आप पूछते हैं जो उसके पूर्व ज्ञान से, और जब आती है चौथे क्वेश्चन की बात तो वो होता है जिसमें बच्चा फंस जाता है। फिर हम उसे बच्चे को बताते हैं कि ये इसका आंसर होगा, तो तब वो फिर उसमें ये सब चीज़ें आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट होगा। और जो ये क्वेश्चन थे यानी कि 2011 के क्वेश्चन थे, पेपर 2 के क्वेश्चन थे, आपको सारे क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, और मैं फिर कह रहा हूँ आपको पेपर ले लीजिए। पेपर आपके ले लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पेपर के बिना सीटेट पास करना आसान नहीं है, और एफ़र्ट ज़्यादा लगा के फिर आप आगे तैयारी कैसे करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके ले लें। और इससे सस्ते पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 118 रुपये में सारे पेपर मिल रहे हैं, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक सारे पेपर आपको एक ही जगह 118 रुपये में मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनना रहे और आपको भी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी आपको इस चैनल पर कोई भी पेड वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आज भी कह रहा हूँ, चाहे आज के बाद भी, पेड वीडियो का मतलब ये है कि आपको नुकसान में लेके जाना। पेड वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, एजुकेशन है, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। भले ही नोट्स आपको क्या नाम या फिर ओल्ड पेपर महंगे मिले, क्योंकि वो टाइप कराए जाते हैं या फिर उस तरह से चीज़ें होती है, तो इसलिए उनकी कॉस्ट होती है। भाई पेड वीडियो का मतलब ये है कि मैं किसी और से बना, मैं जो खुद बना रहा हूँ तो मैं आपको पेड वीडियो क्यों दूँ। खुद बनाने का मतलब ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको पेड चीज़ें मिली तो वो उसमें किसी न किसी चीज़ का इन्वॉल्वेशन है, तो उनको खरीदा जाता है, तो इसलिए आपको वो पेड नोट्स, और जो आपको पेड नोट्स मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेंगे, वो फ्री होंगे, वो मैं खुद आपको बना कर दूँगा। जब आपके एग्ज़ाम के 20 दिन बच जाएंगे, 10 से 20 दिन बच जाएंगे, तब आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, और फ्री नोट्स में आपको प्रैक्टिस करनी है और उन पर प्रैक्टिस कर करके देखनी है। ठीक है बच्चों।